हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अजम्पशंस फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड उसी की कंटिन्यूटी में अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ ए गैस कि जो गैस है उसका अगर उसको किसी कंटेनर में फिल कर देते हैं तो वो गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है उस कंटेनर की वॉल्स पे। उस प्रेशर को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे एक क्यूबिकल बॉक्स लिया है जिसकी लेंथ है L एंड इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर गैस यहाँ पे फिल है। ठीक है, अब जो गैस यहाँ पे फिल है उसमें हम कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं गैस का जो यहाँ पे इस O पॉइंट पे लाई करता है। अब इस मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली पोजीशन चेंज करता रहेगा, बट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम मान लेते हैं कि इसकी लोकेशन ये है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है c1। अब ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का अपना कुछ मास होगा और उस मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल m से, और हम मानते हैं कि इस क्यूबिकल बॉक्स में जो गैस फिल है उस गैस में टोटल स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब हम इन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो मॉलिक्यूल है हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c1 है। तो ये जो c1 वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को हम इन 3 डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन इज u1, इन y डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट इज v1 एंड इन z डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट इज w1। सो वी कैन राइट c1 इन द फॉर्म ऑफ u1 v1 w1 एज c1 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने वेलोसिटी को डिफरेंट डायरेक्शन में जो इसके कंपोनेंट्स बनते हैं उनकी फॉर्म में लिख लिया है। नाउ हम क्या कहते हैं कि द मॉलिक्यूल है वो x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। अगर मॉलिक्यूल आपका x डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो किसी भी पर्टिकुलर t टाइम के बाद वो a वोल को स्ट्राइक करेगा, और जो मॉलिक्यूल है वो a वोल को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का अगर हम मोमेंटम निकालें तो डायरेक्शन आपकी x डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की हो गई u1 एंड मास मॉलिक्यूल का हो गया m। सो the molecule moving along x direction, it strikes the face A, then its momentum is mass into velocity। so ये momentum आपका molecule का इस particular direction में x direction में जैसे मूव कर रहा है तो इसका momentum हो गया mu1। अब हमने assumptions में क्या कंसीडर किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो assumptions थी उसमें क्या कंसीडर किया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोलिजन है वो इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है जैसे ही मॉलिक्यूल आपका इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा वो यहाँ से रिबाउंड बैक होगा, और रिबाउंड बैक होगा उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी रहेगी u1। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है u1 एंड मॉलिक्यूल का मास भी सेम रहेगा m। सो रिबाउंडिंग मोमेंटम मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ mu1। नेगेटिव क्यों लगाया हमने, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है डायरेक्शन मॉलिक्यूल की। सो नाउ द रिबाउंडिंग मोमेंटम इज नेगेटिव ऑफ mu1। अब हम टोटल मोमेंटम का चेंज निकालें कि जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से चला, वॉल पे स्ट्राइक किया, इस पर्टिकुलर ए फेस पे स्ट्राइक किया एंड रिबाउंड बैक हुआ। तो इस पाथ में जो इसने ये पाथ ट्रेवल किया कितना मोमेंटम का चेंज अपीयर हुआ। तो इस मोमेंटम के चेंज को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम हमारा mu1 दिस वन एंड रिबाउंडिंग मोमेंटम नेगेटिव ऑफ mu1, इन दोनों का डिफरेंस। सो दिस इज mu1 नेगेटिव ऑफ नेगेटिव mu1। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ mu1। तो जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है उस फर्स्ट मॉलिक्यूल का हमने मोमेंटम का चेंज निकाला, वो हमें मिला यहाँ पे ट्वाइस ऑफ mu1। अब जो आपका मॉलिक्यूल है यहाँ से हम मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल आपका u1 है, ये आगे चला तो फर्दर ये यहाँ पे b वोल को स्ट्राइक करेगा एंड b वोल से फिर से रिबाउंड बैक होके ये मॉलिक्यूल आपका फिर से a वोल को स्ट्राइक करेगा। तो अगर मैं कहती हूँ कि मॉलिक्यूल ने a वोल पे कोलिजन किया
ए वॉल पे कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद रिबाउंड बैक हुआ, बी वॉल पे कोलिजन किया और बी वॉल पे कोलिजन करने के बाद फिर से रिबाउंड बैक होके ए वॉल पे जा रहा है, तो ए वॉल पे दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने कितना पार्ट ट्रेवल किया, मिनिमम जो पार्ट ट्रेवल किया उसको हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। तो मिनिमम जो पार्ट ट्रेवल करेगा मॉलिक्यूल यहाँ पे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन दीज टू फेसिस, और इन दोनों फेसिस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, एल। तो मॉलिक्यूल यहाँ से ए पॉइंट से बी पे आया एंड बी से वापस ए फेस के ऊपर आता है, तो इस कंप्लीट टू एंड फ्रो में मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है ट्वाइस ऑफ एल डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि जो फेस ए पे दो सक्सेसिव कोलिजन हुए उसमें मॉलिक्यूल ने कितना टाइम लिया। तो टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमें पता है u1 है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा मॉलिक्यूल, इनिशियली फेस ए से चला, बी पे पहुंचा, बी से वापस फेस ए पे पहुंचेगा, तब ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का हमारे पास टाइम आ पाएगा। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम आ गया हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है उसका हम ट्वाइस कर देंगे, सो 2l डिवाइड बाय वेलोसिटी मॉलिक्यूल की है u1। तो ए फेस के ऊपर दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल ने जितना टाइम लिया, जितना मिनिमम टाइम लिया, क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कंसिडर करके चल रहे हैं, इसलिए मिनिमम टाइम मॉलिक्यूल इतना तो लेगा ही ए वॉल पे दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल अपॉन u1। तो अब हमारे पास आ गया है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इतना टाइम लगा। अब अगर मैं कहती हूँ कि पर सेकंड मॉलिक्यूल ने कितने कोलिजन किए, तो पर सेकंड मॉलिक्यूल के कोलिजन निकालने, सिंगल कोलिजन का हमारे पास टाइम आ गया है। अब सिंगल सेकंड, एक सेकंड में अगर हमें नंबर ऑफ कोलिजन निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये टाइम था इसका रिवर्स ले लेंगे। तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय मॉलिक्यूल ऑन फेस ए पर सेकंड, एक सेकंड में मॉलिक्यूल इस फेस के ऊपर इतने कोलिजन करता है, दैट इज 1/t1, और 1/t1 हो गया हमारे पास u1 बाय ट्वाइस ऑफ एल। सो एक सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन आ गए एंड मोमेंटम चेंज हमारे पास यहाँ पे है। तो अब हम कह सकते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस कोलिजन इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर जो मोमेंटम चेंज अगर हमें चाहिए तो वो मोमेंटम चेंज हम कैसे निकालेंगे, दिस चेंज इन मोमेंटम विद दिस नंबर ऑफ कोलिजन। सो यहाँ पे आपके पास हो गया 2mu1 मल्टीप्लाई विद u1 बाई 2l, एंड यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा mu1 स्क्वायर बाई l। सो दिस इज मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, मीन्स हमने मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, एंड मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है फोर्स। सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्प्रेस्ड फोर्स। फोर्स कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो ए वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ए वॉल उस मॉलिक्यूल पे कितना फोर्स इम्प्रेस कर रही है, वो फोर्स आपका यहाँ से इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो हमारे पास फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल आ गया है mu1 बाई एल। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स वॉल मॉलिक्यूल के ऊपर लगा रही है, उसको रिबाउंड बैक कर रही है, उतना ही फोर्स मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर लगा रहा है, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो ए वॉल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स भी इतना ही होगा। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट मॉलिक्यूल का फोर्स, जिसको कि हम मान लेते हैं F1। सो इफ F1 बी द इम्प्रेस्ड फोर्स ऑन फेस ए ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो ये आपका कितना हो जाएगा F1 mu1 स्क्वायर बाई एल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो हो गया mu1 स्क्वायर बाई एल। तो सेकेंड मॉलिक्यूल का जो फोर्स इस फेस पे कितना एक्सर्ट करेगा, mu2 स्क्वायर बाई एल, अगर u2 उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है तो। सिमिलरली थर्ड मॉलिक्यूल का फोर्स, फोर्थ मॉलिक्यूल का फोर्स। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल फिल है, तो सारे n मॉलिक्यूल इस a फेस के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस टोटल फोर्स को अगर हम कैपिटल Fx से रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन टोटल फोर्स Fx ऑन फेस a ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ n मॉलिक्यूल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ दीज ऑल फोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और इन सारे फोर्सेस को अगर हम एड अप करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे, m बाई एल टर्म हमारे पास कॉमन रहेगी, बाकी सारी आपकी जो वेलोसिटी की स्क्वायर टर्म है वो यहाँ पे एड अप हो जाएंगी। सो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स इन x डायरेक्शन ऑन फेस a। नाउ अगर हम फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे
जो फेस ए है, इस फेस ए पे फोर्स एक्सर्ट हुआ है, तो इस फेस ए का एरिया कितना होगा? इसकी साइड्स हमें पता है, ये साइड एल है, ये साइड एल है, क्योंकि हमने क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर किया है। तो इस फेस का एरिया हमारे पास क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो वी कैन फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन फेस ए, जिसको कि हम Px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये प्रेशर हो गया Fx बाई एल स्क्वायर, और Fx की वैल्यू हमारे पास ये है। सो दिस इज m बाई एल क्यूब U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस सो ऑन UN स्क्वायर। So this is pressure exerted by n gas molecules on this face A. तो x डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो हमें फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली हम सेम स्टडी करके अगर मॉलिक्यूल को कहते हैं कि वो y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो हम y डायरेक्शन में प्रेशर निकाल सकते हैं, एंड सिमिलरली प्रेशर हम z डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो इसी सिमेट्री को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे पास y डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो कितना आएगा? m बाई एल क्यूब, और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी n मॉलिक्यूल्स की y डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो। सो y डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है v, सो दिस इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर। एंड सिमिलरली जब z डायरेक्शन के अलोंग हम प्रेशर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m बाई एल क्यूब W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर एंड सो ऑन WN स्क्वायर। तो हमारे पास तीनों डायरेक्शन में प्रेशर आ गए हैं। अब हमारी जो गैस है वो तो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है, तीनों डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर आ गए हैं। अगर हम ओवरऑल प्रेशर, टोटल एवरेज प्रेशर अगर गैस का निकालना चाहें तो एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा? एवरेज प्रेशर इन तीनों प्रेशर के जो कंपोनेंट्स हैं इनका एवरेज हो जाएगा। तो हमारे पास एवरेज प्रेशर आ जाएगा गैस का Px प्लस Py प्लस Pz अपॉन 3, और ये Px की वैल्यू हमारे पास है, Py की वैल्यू हमारे पास है, Pz की हमारे पास वैल्यू है। तो तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास एवरेज प्रेशर आएगा m बाई एल क्यूब। टर्म हमारे पास कॉमन है, ये 3 फैक्टर भी हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास टर्म्स आएंगी U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन UN स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सो ऑन VN स्क्वायर, एंड सिमिलरली W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर एंड सो ऑन WN स्क्वायर। हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 के पेयर बना लेते हैं, 2 के पेयर एंड सो ऑन, इस टाइप से हम ये पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर, इन तीनों को हमने कंबाइन कर लिया एक सिंगल ब्रैकेट में। सिमिलरली U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर एंड सो ऑन UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने एक सिंगल पार्टिकल्स के जो कंपोनेंट थे उनको सिंगल ब्रैकेट में कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल C1 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज प्रेशर को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एवरेज प्रेशर P इज m बाई 3L क्यूब C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन CN स्क्वायर। तो ये आपका एवरेज प्रेशर आ गया है। हम फाइंड आउट कर रहे थे एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस क्यूबिकल बॉक्स, एंड जो एवरेज प्रेशर हमने फाइंड आउट किया था वो हमारा आया था यहाँ पे m बाई 3v C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर। और L क्यूब क्या है? L इस क्यूबिकल बॉक्स की एक लेंथ है, तो L क्यूब हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल बॉक्स। तो इसका मतलब जिस कंटेनर में गैस फिल है उस कंटेनर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने L क्यूब को जब v रखा तो हमारे पास एवरेज प्रेशर आ गया है m बाई 3v ब्रैकेट के अंदर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस होल टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड n से डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमने n से मल्टीप्लाई किया उस टर्म को हम यहाँ पे m के साथ रखते हैं, एंड n को जो हम डिवाइड कर रहे हैं उस टर्म को हम यहाँ पे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर के नीचे रख देते हैं। तो हमारी जो ये वाली टर्म है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर डिवाइड बाई m, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी C स्क्वायर से। तो हमारे पास एवरेज प्रेशर आ गया m क्रॉस n बाई 3v इंटू C स्क्वायर। अब ये C स्क्वायर क्या है? ये C स्क्वायर एक्चुअली हमारे पास सभी वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का हम यहाँ पे मीन ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं उनका स्क्वायर किया, उनको ऐड किया एंड उनको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, मीन स्क्वायर लेके चल रहे हैं इन वेलोसिटीज़ का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो C स्क्वायर है दैट इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो CRMS हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस C स्क्वायर, और जिसको कि हम C लिख सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड में जो हमारे पास ये टर्म थी इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम C स्क्वायर पुट कर सकते हैं दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या फिर उसकी जगह हम CRMS पे पुट कर सकते हैं जो कि है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस एवरेज प्रेशर को हम
होल गैस के मास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास है उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कंप्लीट गैस का मास। और कंप्लीट गैस का मास को अगर हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं देन एवरेज प्रेशर इज m/3v इंटू c²। इसको हम डेंसिटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे m/v टर्म बन रही है, मास अपॉन वॉल्यूम जो कि डेंसिटी होती है। सो प्रेशर को हम डेंसिटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और प्रेशर डेंसिटी की फॉर्म में हो जाएगा 1/3 रो c²। तो इस टाइप से हम प्रेशर को डिफरेंट टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। अब अगर हमें प्रेशर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म हमारे पास है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इस टर्म को 2/3 फैक्टर हमने सेपरेट रखा तो यहाँ पे जो 1/2 रो c² फैक्टर आ रहा है ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का मीन। सो काइनेटिक एनर्जी के मीन की फॉर्म में भी हम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम प्रेशर को डिफरेंट टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और गैस किसी भी कंटेनर के अंदर फिल है, उस गैस की वजह से कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर हम यहाँ पे इन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप के पैरामीटर्स है, उन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्टेड है उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि हम काइनेटिक थ्योरी की हेल्प से टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे यही सेम एवरेज प्रेशर ही यूज़ करेंगे, इसलिए इसी आर्टिकल की कंटिन्यूटी में हम इस आर्टिकल को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि जो गैस है यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जो गैस फिल है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अब हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस गैस का जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी कंटेनर है जिसमें गैस फिल है उसका वॉल्यूम हमारे पास V है एंड मास हमारा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्मॉल m है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी हम गैस की लेके चल रहे हैं वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। तो अगर इस टाइप से हम इन पैरामीटर्स को लेके चलते हैं तो जो एवरेज प्रेशर है उस एवरेज प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला था हमारे पास m×n/3v इंटू c²। तो इस फॉर्मूले में हम देखो मास मॉलिक्यूल का हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी स्मॉल m। सो प्रेशर हो जाएगा 1/3 m क्रॉस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अब हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम इस एवरेज प्रेशर के फॉर्मूले में स्मॉल n की जगह यहाँ पे कैपिटल N लिख देते हैं। तो इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एवरेज प्रेशर आ जाएगा 1/3 mnv इंटू c²। m is mass of molecule, capital N is total number of molecules of the gas and capital V is volume of gas and c यहाँ पे आपकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस की। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हम देखें तो हमारे पास अगर V को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा PV = 1/3 mn इंटू c² एंड m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास गैस का आ जाएगा। तो उस टोटल मास की फॉर्म में हम इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं। सो PV हमारे पास आ गया 1/3 mc²। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास गैस इक्वेशन है उसकी हेल्प से अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लेके चल रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है PV = RT और यहाँ पे हमारे पास है PV = 1/3 mc²। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे इक्वेट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/3 mc² = RT। अब मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब मैं अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास बचेगा ½ mc² एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास हो जाएगा 3/2 ऑफ RT। अब जो ½ mc² है इसमें हम फर्दर क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल M था, कैपिटल M इज मास ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मुझे दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी टर्म यहाँ पे हो जाएगी ½ m/n इंटू c² इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 3/2 r/n इंटू t। अब ये m/n क्या है, m/n क्या है,
m क्या था, कैपिटल M क्या था, स्मॉल m इंटू एन डिवाइड बाई n, तो n से n कैंसिल होके मेरे पास यहाँ पे सिर्फ स्मॉल m बचेगा। लेकिन जो r बाई n टर्म है, ये टर्म क्या है, दिस इज ए कांस्टेंट जिसको कि हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमारी ये टर्म तो मॉडिफाई हो जाएगी हाफ mc² की फॉर्म में, एंड राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो मॉडिफाई हो जाएगी 3/2 kT की फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है हाफ mc² इक्वल्स टू 3/2 kT। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है, जो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहेगी। और अगेन अगर यहाँ से हम टेम्परेचर की वेलोसिटीज़ के साथ रिलेशन निकालें तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जब जीरो होगा उस टाइम वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। मीन्स इफ़ T इज़ जीरो देन c² इज़ ऑल्सो जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट मीन्स द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द मोलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज ऑफ गैस आर रिड्यूस टू जीरो। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की टर्म में हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिस पे गैस के मोलिक्यूल्स की जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, जो वेलोसिटी है मोलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जीरो पे रिड्यूस हो जाती है, उस टाइम हमारा टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड जो RMS वेलोसिटी है जिसको कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था CRMS, इस RMS वेलोसिटी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पे हमारे पास ये RMS वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, गैस के मास की फॉर्म में अगर हम निकालें तो c² हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, c² यहाँ से हो जाएगा 3 kT/m एंड c यहाँ से हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT/m। सो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो इस फॉर्मूले से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, एंड जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की टर्म में हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। So this is all about the pressure exerted by gas molecule on the container and definition of temperature by using kinetic theory of gases. So I hope आपको ये आर्टिकल्स क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।